नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी। पटेल जी, स्वागत है आपका देसी टॉक में। धन्यवाद आपका। बातों की शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कब और कहां हुआ? मेरा जन्म नंदिली गांव में नवंबर में 83 सन है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई आपकी? नंदिली गांव की। नंदिली से हुई। गांव का जो परिवेश होता है, नंदिली गांव जो है आपके स्वर्गीय पिताजी की वजह से पूरे देश और प्रदेश में जाना जाता है, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि आपकी जो परंपरा रही है, जो आपको संस्कार मिले हुए हैं, उसे भी आपको आगे लेके चलना है। जी हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का एहसास उसी दिन हुआ जिस दिन ये घटना हुई और उस एहसास के कारण ही मैं खड़ा हो पाया, उठ पाया और चल पाया। आप जो है शुरुआती दौर में एक परिस्थिति ऐसी बनती कि आप राजनीति में आते हैं, लेकिन आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो जब आप राजनीति में आए तो राजनीति में आपको क्या महसूस हुआ? राजनीति में बहुत ये मुश्किल जॉब है। इससे पहले मैं कॉरपोरेट की जॉब में था और वहाँ सिर्फ आपका बॉस है, वो आपको जज करता है, लेकिन यहाँ हर एक आदमी आपको जज करता है। आप किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब चीज़ का जजमेंट होता है। तो ये एक टफ जॉब है। मुझे ऐसा लगता है कि इट टेक्स लॉट फ्रॉम यू। जी, जिस समय परिस्थितियां बनी, स्थितियां बनी, उस समय कई बार हमने कई लोगों को देखा वो बिखर जाते हैं, लेकिन आपका परिवार, क्योंकि उसी समय आपकी शादी और तमाम चीजें होती हैं और उसके बाद उससे निकलकर आप राजनीति में भी बहुत अच्छा करते हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति को उस समय आपने कैसे बनाए रखा? देखिए, जो घटना हुई और घटना के समय हम लोग अपने गांव से रायपुर आए और मैंने अपनी माँ की जो हालत देखी, वहाँ से मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि शायद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है करके, और वो जो जिम्मेदारी का एहसास है उसने मुझे खड़ा होने में ताकत दिया, उसने मुझे संबल प्रदान किया और अपने आप को शायद बिखरने से या परिवार को बिखरने से अगर कोई चीज़ रोक पाया है तो वो जिम्मेदारी का एहसास है। उच्च शिक्षा की दिशा में, क्योंकि आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो उस दिशा में आपने क्या क्या कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ के लिए? बहुत सारे काम हुए हैं। देखिए, जब हम लोग उच्च शिक्षा में पहली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रभार मुझे दिया, तो हम लोगों ने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा था, जिसमें हमने देखा कि क्रॉनिकल प्रॉब्लम क्या क्या है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रॉनिकल प्रॉब्लम में हमने आइडेंटिफाई किया कि एक तो जो रेगुलर प्रोफेसर्स हैं, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी कमी, स्टाफ की कमी। सेकेंड, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि क्वालिटी में हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं एज अ इंडिया। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, जब ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग कभी आई तो छत्तीसगढ़ कॉलेजों का नामो निशान नहीं था। तीसरी क्रॉनिकल प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया कि कंपटीशन की भावना नहीं है हमारे यहाँ, एक दूसरे के से अच्छा करने का, या इस कॉलेज ने ये किया है तो हमारे कॉलेज उससे बेहतर करे। हाँ, ये कंपटीशन की भावना नहीं थी। ये क्रॉनिकल प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया और इसके कुछ मापदंड हैं, जैसे GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, ये GER बोलने से कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ के 12वीं से पास हुए बच्चे हैं, उसमें से कितने लोग कॉलेज जा रहे हैं रेगुलर स्टडी के लिए। प्राइवेट में परीक्षा देके पास होने वालों की गिनती नहीं है। तो वो था हमारा 17.5 जब मैं ज्वाइन किया, और उस समय हमारे रेगुलर जो कॉलेज थे उनमें एडमिशन की संख्या थी लगभग 2,33,000 के आसपास, और आज हमने उसको बढ़ाकर 3,34,000 के आसपास कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। तो ये लगभग 45% इंक्रीमेंट है। तीसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी, क्रॉनिकल प्रॉब्लम, रिक्त पदों की भर्ती, तो उसके लिए भी हमने कोशिशें की हैं। अभी 1300 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हमने की है, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती हमने की है,
सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हमने की है। प्रमोशन के बहुत सारे रुके हुए पोस्ट थे, उसको हम लोगों ने किया है। प्रोफेसर की भर्ती जो अभी होना है उसका प्रक्रियाधीन है, वो प्रक्रियाधीन है। एक जो बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारा जो दूरस्थ एरिया था, खासकर बस्तर, बस्तर में कॉलेजों की कमी, और बस्तर के जो लोग थे वो लोग रायपुर तक, बिलासपुर तक या बड़े शहरों तक आके पढ़ने में थोड़ा हिचक रहे थे। मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 4 साल में हमने बस्तर एरिया में टारगेट करके 10 नए कॉलेज खोले हैं। बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दूरस्थ एरिया और जो हमारा आदिवासी एरिया है उस पे हमने कॉलेज नए खोलने का विषय हमने रखा है। तो ये उपलब्धियां और उच्च शिक्षा पे हमारा काम है। उच्च शिक्षा की दिशा में और भी जो कार्यों की बात करें तो बहुत सारे, क्योंकि अब आत्मानंद स्कूल से बच्चे पढ़ के निकलेंगे अंग्रेजी माध्यम से, तो उनके लिए अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय और कॉलेज की भी बात हो रही है, 10 उसके बारे में बताएं। 10 हमने अभी स्वीकृत कर दिया है। हाँ, उसमें से 4 नए कॉलेज हैं और 6 जो है अपग्रेडेड हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा 10 कॉलेज का। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में हर जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की कॉलेज खोला जाए। इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट स्वामी आत्मानंद स्कूल से निकलेंगे उनको सीधा सीधा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य स्कूल से निकल रहे हैं, जो बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वो भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। जी, खेल की दिशा में भी, क्योंकि आपके पास खेल का भी विभाग है, तो खेल की दिशा में भी छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। बीते सालों की हम बात करें तो बहुत सारे मेडल भी हमारे नाम से आए हैं। तो उस दिशा में भी क्या प्रयास आपके विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं? खेल विभाग जब आया तो हमने ये महसूस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से छत्तीसगढ़ काफी आगे है। यहाँ एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल का, यहाँ टेनिस के अच्छे कोर्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग काफी आगे थे, लेकिन जो हमारे प्लेयर थे जिस हिसाब से निकलना चाहिए उस हिसाब से निकल नहीं रहे थे। प्रशिक्षण की बात करें तो यस जी, तो इसलिए हम लोगों ने फोकस किया पूरा ट्रेनिंग के ऊपर। अब ट्रेनिंग हम लोग कैसे दे सकते हैं? ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एकेडमीज खोले। नए एकेडमी, जब मैं ज्वाइन किया खेल विभाग को, तब हमारे यहाँ सिर्फ 2 एकेडमीज थे, वो भी चल नहीं रहे थे। और आज आपको बता दूं 27 नए एकेडमीज है। बहुत अच्छी बात। 27 नए एकेडमीज हमने खोले हैं। और हमने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रयास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे जो हमने मांग रखी थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। स्टेट लेवल पे भी हमने नए एकेडमीज खोले, सेंट्रल लेवल पे भी हमने नए एकेडमीज खोले, और 27 नए एकेडमी। और सबसे बड़ी चीज, इस नए एकेडमी से जो लड़के बाहर निकल रहे हैं वो मेडल लाने में ला पाए हैं। तो सक्षम बनाया आपने। हाँ, जो हमारा प्रयास था उसका असर में भी अभी उतना नहीं दिखेगा। मे भी ये खेल विभाग ऐसा है कि इसका रिजल्ट तुरंत ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में इसका व्यापक असर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और आप जो है विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या, किन विषयों को लेकर और किन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मेरा एक सपना है मेरे विधानसभा को लेकर। मैं अपने विधानसभा को रेलवे फाटक से फ्री करना चाहता हूं। इस पक्ष में हमारी पहल हुई है। 4 जगह से मेरे यहाँ रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है। कोतरा रोड, बानीपाथर, खरसिया और नहरपाली। कोतरा रोड का फ्लाईओवर बन के तैयार है और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। बानीपाथर का बन के तैयार है। खरसिया के लिए स्वीकृति हमको मिल चुकी है, टेंडर हो गया था। हालांकि जिसने टेंडर लिया था वो टेंडर लेके सरेंडर कर लिया, तो रीटेंडर हो रहा है। बहुत जल्दी टेंडर होने के बाद उसमें काम शुरू हो जाएगा। और जो नहरपाली है उस पर भू अधिग्रहण का काम लगभग खत्म होने वाला है। तो भू अधिग्रहण का काम खत्म होगा तो उसके बाद उसमें भी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी।
तो आने वाले 2-3 साल में मैक्सिमम 3 साल में मेरा विधानसभा रेलवे ट्रैक से फ्री हो जाएगा। और एक ये लोगों के लिए, समय के लिए और लोगों को आवाजाही के लिए बहुत बड़ी सुविधा है, ऐसा मुझे मानना है। दूसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वामी आत्मानंद कॉलेज है, एकलव्य स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है और नवोदय विद्यालय, ये 4 स्कूल का कॉम्बिनेशन आपको किसी विधानसभा में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ खरसिया विधानसभा में ये चारों स्कूल का कॉम्बिनेशन है। एकलव्य भी है, नवोदय भी है, मॉडर्न स्कूल भी है और स्वामी आत्मानंद स्कूल भी है। ये चारों स्कूल का कॉम्बिनेशन खरसिया विधानसभा में है। इसी तरह से हमने अभी 2 नए कॉलेज वहां खोले हैं। कृषि विद्यालय वहां है, फार्मेसी कॉलेज का प्रोसेस अभी हमारा चल रहा है। सामान्य कॉलेज 5 हैं टोटल, जबकि औसत लेंगे तो 247 हमारे यहाँ टोटल कॉलेज हैं। तो पर विधानसभा लगभग 2.5 के आसपास पड़ता है। हमारे यहाँ 5 है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, मान नदी हमारे यहाँ से क्रॉस करता है। ऐसा कोई छोर नहीं बचा जहां हमने पुलिया नहीं बनाया हो। अब मान नदी में ऐसा कोई छोर नहीं है जहां से पुलिया ना हो। इसी तरह से जो चीज छूटा हुआ था रेलवे ट्रैक, उसके काम पे अभी हमारा चल रहा है और बहुत जल्दी उसमें भी हम लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। यही सब काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन 15 साल में खरसिया में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी और आज की स्थिति, ये लोग महसूस कर रहे हैं। 15 साल में स्वास्थ्य मंत्री जी वहां के स्वयं वहां के निवासी रहे और हॉस्पिटल की हालत जो थी और आज जो हॉस्पिटल की हालत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे हेल्थ का हो, इस पे हमने लोगों को सुविधा देने का काम किया है। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उस पे हमने काम किया। इस सब काम को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि खरसिया की जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी। राजनीति की ही बात करें, राजनीति में आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे पिताजी को। बिल्कुल, मैं जान भी रहा था, लेकिन मुझे पूछना था किन बातों से आप बड़े प्रभावित होते थे? राजनीति में नहीं, जिंदगी में भी मेरे हीरो हैं वो तो बहुत सारे लोगों के हीरो हैं। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि उनके तरह व्यवहार रह सके, उनके तरह लोगों से संबंध रहे, उनके तरह काम हो सके। लेकिन बहुत मुश्किल है, उनके जैसा बन पाना बहुत लगभग नामुमकिन के करीब है। कोशिश है कि कुछ % उनके जैसा बन सके। क्या चीज पाया आपने उनके व्यक्तित्व का जो आप अपने में देखते हैं और आपको आत्मीय संतुष्टि मिलती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अंतिम व्यक्ति का, अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसके प्रति जो पीड़ा मन में, मुझे लगता है कि शायद वो पीड़ा जो उनके मन में थी, वो पीड़ा मेरे अंदर में है, ऐसा मुझे लगता है। झीरम की घटना नहीं होती तो उस समय जो आने वाला चुनाव था, उस समय राजनीतिक स्थिति क्या होती? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती, क्योंकि जिस तरीके से वातावरण कांग्रेस के लिए वो बना रहे थे, तो आने वाले जो 2018 का चुनाव में कांग्रेस को उसका फायदा मिला है क्या? देखिए, जो मोमेंटम आप बनाते हैं उसका फायदा तो जरूर मिलता है। उन्होंने 2018 में जो मोमेंटम बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मोमेंटम को आगे बढ़ाया, उस मोमेंटम को कम नहीं होने दिया। तो मेरे ख्याल से उसका फायदा हम सबको मिला, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। खेल में आप क्या पसंद करते हैं? खेल में मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, अपने बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल। अभी समय निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते? बहुत मुश्किल हो जाता है। निजी जीवन के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? समय कम रहता है और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कोई भी जो नेता है, सबसे ज्यादा सफर उसके परिवार वाले करते हैं। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। जितना ध्यान हमारा हो सकता है उतना ध्यान नहीं हो पाता है।
जितना हम उनके साथ समय बिता सकते हैं उतना बिता नहीं पाते हैं। जितना फोकस हमारे बच्चों पे होना चाहिए उतना हमारा नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करता है किसी नेता के साथ परिवार तो उसका परिवार करता है। बीते दिनों में देखा जाता है कि नेताओं को लेकर विभिन्न प्रकार की बात, केवल नेता नहीं, चाहे वो मीडिया हो चाहे डॉक्टर्स हो, कहीं न कहीं नैतिक रूप से जब बात आती है कि नेताओं को लेकर जो जनमानस में जो छवि बनती है बड़ी खराब बनती जा रही है, नकारात्मक बनती जा रही है। आप युवा पीढ़ी से आते हैं तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? परसेप्शन तो ये है, इस बात को मैं नकार नहीं सकता कि नेताओं के लिए भ्रष्ट आचरण होना, ये परसेप्शन बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। जो ताकत आपके पास आपको मिली हुई है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या उससे लोगों को हम मदद पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं? मैं इस बात पे फोकस रहता है मेरा। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो मैं उस अंतिम छोर के व्यक्ति को मदद कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर उसको कर पा रहा हूं तो मुझे उस बात पे सेटिस्फैक्शन है। परसेप्शन क्या बनता है वो अलग विषय है, लेकिन मुझे पर्सनली सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब मैं उस व्यक्ति की मदद कर पा रहा हूं कि नहीं। आपके पिताजी भी अविभाजित मतलब कहा जाए मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं, आप भी मंत्री हैं, तो मंत्री की तौर पर क्या सीखा है बाबूजी से आपने? प्रशासनिक जो पकड़ है उनकी या थी उनकी, वो बहुत मजबूत थी। देखिए, आप मंत्री बने हैं लेकिन आपको उस अमला से ही काम कराना है जो अमला पहले काम कर रहा था। बिल्कुल, आप उसको बदल नहीं सकते। उस अमला से 100% कैसे निकलवाना है या उनसे उनका बेस्ट आउट ऑफ देम कैसे आना है, ये पिताजी को बहुत अच्छे से आता था। बिल्कुल, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इसका बेस्ट नॉलेज था कि वो किसी भी व्यक्ति का 100% कैसे ले सकते हैं, और वो उनकी क्वालिटी थी जो बहुत बहुत कम बिरले लोगों में होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम वो कर पाए तो इस प्रदेश के लिए अच्छा होगा। अक्सर देखा जाता है कि जो मंत्री होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, एक समय के बाद दृष्टि बदल जाती कि भाई मंत्री हो गए तो इनका व्यवहार चेंज हो गया, या मिलने को लेकर जनता कई बार जो है बहुत सारी उनकी शिकायतें रहती हैं। तो ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए उमेश पटेल जी किस तरीके से प्रयास? देखिए, मैं सबसे पहले, मेरे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। कोई अपॉइंटमेंट लेके आना चाहे तो मना ही नहीं है, लेकिन कोई बिना अपॉइंटमेंट के आए तो उसको कोई रोक नहीं है, वो आए और मिले। मेरा घर ओपन है, चाहे नंदेली हो चाहे रायपुर हो। जनरली लोग आते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और मिलते हैं। तो मैंने कोई पाबंदी नहीं रखी है किसी के लिए कि यही मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, इसको समय दो, इसको समय मत दो। ये मेरा तरीका है इस तरह की कमियों को दूर करने का। युवा जो राजनीति की ओर आना चाहते हैं, क्योंकि एक वातावरण बनता है घर में कि भाई, कोई भी घरों में, कि यदि वो राजनीति करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि भाई अभी राजनीति क्यों कर रहे हो, काम धाम करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन युवा पीढ़ी में बड़ा आकर्षण है राजनीति को लेकर, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत पेशेंस का गेम है। 2020 नहीं होगा, टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना चाहिए, और 2020 के अगर हिसाब से रहोगे तो गिल्लियां उड़ जाएंगी। टेस्ट मैच की तरह राहुल द्रविड़ को याद रखें और उन्हें रोल मॉडल माने, पसीना बहाएं और जम जाएं पिच पर। अभी सोशल मीडिया में बड़ा वातावरण चलता है कि जितने विभिन्न प्रकार के त्योहार आए उसकी भी बधाई देनी है, पोस्टर बैनर का भी बड़ा एक अपना वातावरण है, युवा हृदय सम्राट, तमाम बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जाता है। उनके लिए भी क्या कहना है? उनको जमीनी स्तर पर मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, जमीन से आप जुड़े नहीं रहेंगे, जनता आपको अपने सर पे नहीं बैठाएगी। जनता आपको अपने सर पे बैठाएगी जब आप जमीनी स्तर पे जाके उनका काम करेंगे। हालांकि मैं इसका बढ़िया उदाहरण नहीं हूं, मैं खुद अपने आप को इसका उदाहरण नहीं समझता, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं
अचानक से आया और राजनीति में जुड़ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति करना चाहते हैं नए युवा, उनको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। बहुत जल्दी सब चीज नहीं मिल सकता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बात और पटेल जी, बड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी होता है जो इस तरीके के परिवार से आते हैं, चाहे फिल्म में भी। तो जैसे अभिषेक बच्चन तो अमिताभ बच्चन से तुलना होती है, हमेशा मैंने देखा कि हमेशा आपकी तुलना पटेल जी से ही होती है। होगी, वो जायज है। जब बड़ा भाई रहेगा तो छोटे भाई भी उस फील्ड में एंट्री करेगा तो दोनों की तुलना होगी। एक डॉक्टर है बड़ा भाई, और छोटा भाई भी डॉक्टर बन गया, तो छोटा भाई की तुलना बड़े भाई से होगी। ये इंसानों का देखने का नजरिया है। जैसे एक कलेक्टर आया, जिले में रहा, उसने जो काम किया, उसके बाद जो नया कलेक्टर आएगा उसकी तुलना पिछले वाले से होगी कि वो उससे कितना बेहतर है। ठीक है ना। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको तुलना करना है तो सामयिक तुलना करना पड़ेगा। आपको उस देश काल के हिसाब से आपको तुलना करना पड़ेगा। अभी के जैसे अगर मेरी तुलना करना है तो अभी के विधायकों से तुलना करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लोग तुलना वैसे नहीं करते, लोग तुलना पीछे वाले से करते हैं जो आपसे पहले थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के इस कार्यकाल के बारे में जो अभी चल रहा है उसके बारे में आप बताएं, आपका क्या कहना है, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आपने शुरू की हैं, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है, तो कितना भरोसा और कहें कितना छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आप पर भरोसा करेगी 2023 के चुनाव में? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई कितना भी आलोचना करे, आलोचना करने का अधिकार सबको है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों में, छत्तीसगढ़ के लिए जो गर्व का और सम्मान का जो एहसास किसी ने करवाया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया। अपने घोषणा पत्र में कोई भी वादा मत करे, और बीजेपी तरह तरह के वादा कर दे किसानों के लिए, फिर भी मुझे लगता है कि किसान विश्वास करेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। ये उपलब्धियां हैं जो पहले के मुख्यमंत्रियों की नहीं रही। परिवार का कितना सहयोग मिला राजनीति में आपको? काफी समय समय पर काफी सहयोग मिला। मेरी माँ का, मेरी भाभी का, मेरी पत्नी का, तीनों का सहयोग मुझे मिला है। कभी जब आप इत्मीनान से बैठते हैं परिवार के बीच, तो जब आपको एक मंत्री के रूप में वो देखते हैं, आपके कामों को देखते हैं, तो उनका क्या कहना रहता है? वो कभी मंत्री के रूप में नहीं देखते। ये सही कहना है। आपको सच्चाई बोल दो तो कभी मंत्री के रूप में नहीं देखते वो लोग। मेरे माँ के लिए अभी भी मैं वो उमेश हूँ, भाभी के लिए वही देवर हूँ, और मेरी पत्नी के लिए वही पति हूँ। तो उनके नजर में मेरा कोई बदलाव हुआ नहीं है। जो मैं पहले था वैसा ही हूँ। उसी तरीके से आज भी मेरी माँ मेरे को डांट देती है, उसी तरीके से मेरी भाभी बोल देती है, उसी तरह से मेरी पत्नी बोलती है। तो उनके नजर में मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ बहुत ज्यादा उनको बदलाव, या उनको लगा हो, या उनको ये लगा हो कि अरे मंत्री बन गया है तो ये अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। वो सिर्फ उमेश कैसा है कि बस। हाँ, बस। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में मेरी माँ की बनी हुई भिंडी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और धर्मपत्नी के हाथ का? बड़ी की सब्जी काफी अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, फिल्मों में क्या पसंद करते हैं आप? कौन सी फिल्म आपको अच्छी? मैं पूछूंगा कॉलेज के समय में। कॉलेज के समय में देखिए, समय मैं बता रहा, देश काल के अनुसार बदलता रहता है, आपका टेस्ट भी बदलता है। जब आप बचपन में थे तो आपको दूसरी तरह की मूवी पसंद थी, जब आप कॉलेज में गए तो कई दूसरी तरह की मूवी पसंद है, अभी आप बोलोगे तो कई दूसरी तरह की मूवी पसंद है। कॉलेज के समय का बताइए आप। कॉलेज के समय में ऐसा ध्यान, कॉलेज का भी एक थीम सॉन्ग होता है ना बड़ा, उस समय कोई ऐसा गाना होता है जो बड़ा दिल को छू जाता है, कोई फिल्म ऐसी होती है जो हमेशा हमको अच्छी लगती है, कोई स्टाइल हम अपनाते हैं। कॉलेज के समय का ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक मूवी थी जो मुझे बहुत ज्यादा दिमाग पे छाई रही, वो है एलओसी। अच्छा, कारगिल जो है। हाँ। मेरे ख्याल से कई बार देखा हूं मैं उसको, मेरे ख्याल से 25 बार हो गया होगा। अच्छा, हाँ। अभिनेता कौन सा है आपको पसंद है?
फिर मैं बताया बदलता रहता है। अभी वर्तमान में कौन पसंद है? अभी वर्तमान में तो बहुत सालों से मूवी नहीं देख पाए हैं। बहुत सालों से मूवी नहीं देख पाया, लेकिन मैं बीच में एक ये देखा था, फैमिली मैन। अच्छी तो फिल्म। मुझे मनोज बाजपेयी जी का काम बहुत पसंद आया उसमें। कोई गीत जो आपके दिल के एकदम करीब हो, जिसे सुनना आपको अच्छा लगता हो? एक बॉर्डर मूवी थी, हाँ, उसका गाना है संदेशे संदेशे आते आते हैं मैं तड़प। हाँ वो मुझे मैं काफी बार गुनगुनाता था उसको। जी। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ी में कहें। छत्तीसगढ़िया मला सब जिला में यही कहा कि सबसे बड़े दुश्मन हमर अगर कोई हो सकत है तो वो हो सकत है शराब। शराब हा हमर सिर्फ अपने आपन के शरीर ला नहीं बिगाड़त है, हमर परिवार ला बिखरे के काम करत है। और एला जतका दिन हमन जतको दूर रखी छत्तीसगढ़ के मनखा मन बा और हमन सब बा, बहुत अच्छा हुई, हमार परिवार बा बहुत अच्छा हुई। तो छत्तीसगढ़ ले ये अपन परिवार ले एला दूर रखा। पटेल जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देसी टॉक में अतेक सारा बात हमर से बात करे। धन्यवाद।